इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। पिछले हफ्ते अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद अब पेरिस में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ ने यूरोपीय नेताओं के साथ विस्तार से चर्चा की है। वहीं रूस ने जर्मनी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉरस मिसाइलें दी तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। शांति समझौता उभरता दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने यह दावा किया था। अब इसी संभावित शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए गुरुवार को अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ ने यूक्रेन रूस जंग को खत्म कराने के लिए यूरोपीय नेताओं के साथ विस्तार से चर्चा की। बातचीत के लिए यूक्रेन का एक प्रतिनिधिमंडल भी पेरिस में मौजूद है। इस बीच रूस ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन और विटकॉफ के बीच हुई बातचीत रचनात्मक और उपयोगी थी, लेकिन कुछ देश वार्ता को बाधित करना चाहते हैं। वहीं रूस ने जर्मनी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉरस मिसाइलें देता है तो इसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। पिछले हफ्ते जर्मनी के भावी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा था कि अगर यूरोपीय सहयोगियों के साथ समन्वय बनता है तो यूक्रेन को टॉरस मिसाइल देने के लिए तैयार हैं। इसको युद्ध में जर्मनी की सीधी भागीदारी माना जाएगा और इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता को ऋण नहीं माना जाएगा, लेकिन उसे वापस चुकाना अनिवार्य होगा। पहले दी जाने वाली मदद पर 4% ब्याज लगाया गया था। इस बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि युद्ध के अग्रिम मोर्चों पर इस्तेमाल होने वाले हथियारों में से 40% से अधिक यूक्रेन में ही निर्मित होते हैं। पिछले हफ्ते ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी निर्मित 10 पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन ट्रंप ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि वो हमेशा मिसाइल हासिल करने की फिराक में रहते हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि ज़ेलेंस्की हैं जिन्होंने जंग की शुरुआत की थी। उधर यूक्रेन ने रूस की तरफ से जंग लड़ रहे चीनी सैनिकों को मीडिया के सामने पेश किया। यूक्रेन ने पिछले हफ्ते 2 चीनी नागरिकों को पकड़ने का दावा किया था। हालांकि चीन ने अपने नागरिकों के जंग में शामिल होने की बात से इनकार किया है। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि उनकी खुफिया एजेंसी ने 155 चीनी नागरिकों की पहचान की है जो रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। अतुल अनुजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो इसको रोकने की काफ़ी कोशिशें चल रही हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि ट्रंप के दूत विटकॉफ ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और आज यूरोप में बैठक, क्या कुछ आप कहेंगे? चंद्रशेखर जी, एक नया डायमेंशन ऐड हुआ है। अभी तक जो बातचीत हो रही थी वो पहले सऊदी अरेबिया में जैसे हुई, वो उस अमेरिका और रूस के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में हुई है और अमेरिका और यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में हुई। पहले के जो का दौर आया है उसमें यूरोपियंस कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थे और इसकी सख्त एक तरह से नाराजगी पेश की थी यूरोपियंस ने कि भाई आप हमें भी शामिल करें। तो वो जो मांग यूरोप की थी वो लगता है इस बार पूरी हुई है, क्योंकि पेरिस में, जैसे आपकी रिपोर्ट ने कहा, कि पेरिस में बातचीत शुरू हो गई और साथ में पेरिस में ही यूक्रेन का भी एक डेलीगेशन है। वो मुझे लगता है कि अमेरिकन की और यूक्रेनियंस की भी बातचीत वहां पर होगी। तो एक नया डायमेंशन आया है और ये मुझे लगता है कंस्ट्रक्टिव एक एलिमेंट है, क्योंकि अगर कंसेंसस बनना है यूक्रेन के ऊपर क्या वेस्ट का रवैया होना चाहिए, तो वो बिना यूरोपियंस के शायद रजामंदी से मुश्किल होगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बनाना। तो एक तरह से कि एक अच्छी डायमेंशन, अच्छी डेवलपमेंट है। और दूसरी तरफ जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने जो कहा है, अपना ज़्यादा कड़ा रुख अपनाया है, क्योंकि अब उनको भी मैसेजिंग करनी ज़रूरी थी और ख़ासकर जर्मनी के ऊपर उन्होंने एक टिप्पणी की है कि वो टॉरस मिसाइल जो है वो एक तरह से रेड लाइन होगी, उसको क्रॉस नहीं करना है।
तो जो रूस और यूरोप के बीच में अभी हालात सुधरे नहीं हैं, वो हमें हमें दिख रहा है जिस तरह से बातचीत हुई है, जो मैसेजिंग व्लादिमीर पुतिन ने की है। लेकिन डिप्लोमेसी में जो है वो एक थर्ड डायमेंशन आने से मुझे लगता है दिशा जो है वो कंस्ट्रक्टिव छोर की तरफ जा रही है। अभी बहुत से फैसला अभी हमने करना। मार्को रूबियो की एंट्री भी एक कंस्ट्रक्टिव बात है, क्योंकि एक कॉम्पोजिट टीम जा रही है अब अमेरिका की तरफ से, कि उसके जो विदेश मंत्री हैं वो भी साथ में लग गए हैं। तो एक तरह से इंक्रीमेंटल वो भी एक चीज हमें नोट करने की जरूरत है कि वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है। तो लेकिन ये इस सब के बीच ज़ेलेंस्की की ओर से एक बयान आया है, उनका कहना है कि जो विटकॉफ हैं ये कहीं ना कहीं रशियन नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, तो इसलिए अभी भी खाई बहुत ज्यादा है जहां यूक्रेन पोजीशन से, सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में प्रॉब्लम नहीं है, यूक्रेन और अमेरिकन के बीच में जो है वो भी दरार काफी काफी गहरी होती जा रही है। इस तरह का जो स्टेटमेंट आप कह रहे हो विटकॉफ के ऊपर कहा गया कि रूसी नैरेटिव वो चला रहे हैं, इसलिए विटकॉफ के साथ मार्को रूबियो का होना भी मुझे लगता है एक सिग्नल है, एक सॉफ्टनिंग है कि सिर्फ विटकॉफ नहीं होंगे, हमारे दो प्रतिनिधि बहुत सॉलिड होंगे, वो अब बातचीत करेंगे। इसमें तो एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है अतुल जी, कहीं ना कहीं विटकॉफ की ओर से पिछले कुछ दिनों में कुछ जो इंटरव्यू दिए गए थे उसमें ये कहा गया था कि जो 4 इलाके हैं जिसमें डोनबास का इलाका है, डोनियास्क और लुंगास्क का, उसके अलावा जापोरिजे, खेरसोन और ये जो क्रामिया का इलाका है, इसको लेकर के मेरे ख्याल से क्या कुछ कहेंगे? आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से मैं क्या कुछ नहीं, कह रहा बिल्कुल, क्योंकि ये रूस की मेन एक तरह से डिमांड्स हैं या स्ट्रेटेजिक नीड्स हैं, क्योंकि आपका जो डॉनबास का इलाका है उसमें जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो रूसी पॉपुलेशन है, रूसी ओरिजिन की पॉपुलेशन। जहां पर सवाल क्रीमिया का है, क्रीमिया में जो सबसे बड़ा बेस है, नेवल बेस रूस का सेवास्तोपोल में है, इसलिए क्रीमिया भी अगर सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और खेरसोन वगैरह वो एक तरह से बाउंड्री लाइन आ जाती है जहां पर ब्लैक सी के ऊपर आपकी एक्सेस आपको चाहिए। तो एक तरह से ये एक तरह से ये क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये तो रूसी नैरेटिव की बात आप कर रहे हैं, विटकॉफ की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे का एक तरह से अलाइनमेंट है जो विटकॉफ कह रहे हैं और जो रूस की तरफ से जो रवैया है टेरिटोरी को लेके, तो इसी वजह से मेरे को लगता है वो क्रिटिसिज्म इतना आ रहा है विटकॉफ के ऊपर। ठीक है, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं अतुल जी कि संक्षेप में बातचीत आगे बढ़ रही है, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये बातचीत आगे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टेप बाय स्टेप चल रही है, लेकिन इस पे चंद्रशेखर जी एक प्रॉब्लम आ रही है। अमेरिका को जल्दी इसमें चाहिए कि किसी तरह से ब्रेक थ्रू मिले, क्योंकि अब जो डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म ट्रम्प के ऊपर आ रहा है वो काफ़ी आ रहा है, ट्रेड वॉर के लेके भी आ रहा है, और यूक्रेन के युद्ध को कुछ दिखाने के लिए नहीं है ट्रम्प के पास इस वक्त, कभी 100 दिन के करीब पूरे हो रहे हैं। इसलिए बातचीत का दौर कंस्ट्रक्टिव तरीके से जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिकन प्रेशर सब पार्टीज पे ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक नीड होगी ट्रम्प को दिखाने के लिए कि भी हमारी सरकार जो है वो काम कर रही है। ठीक है अतुल जी, कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, ये एक अच्छी खबर है, और भारत की ओर से भी भारत के प्रधानमंत्री भी कई बार कह चुके हैं कि बातचीत होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए, और सब चाहते हैं कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि इस युद्ध की ओर से न सिर्फ रूस और यूक्रेन का बल्कि पूरी दुनिया का बहुत नुकसान हो रहा है। अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए।